के इस अमृत काल में कितना दूर हमारा स्वर्ण काल है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं जोरदार तालियों के साथ या फिर आज म्यूजिक के साथ भी अभिनंदन करते हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं बीजेपी के प्रवक्ता और सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी का। अभिनंदन करते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम का, कांग्रेस पार्टी के स्टार नेता, प्रवक्ता, नेता, उनका अभिनंदन है। उसके साथ साथ अब अभिनंदन करते हैं कलीमुल हाफिज का, अध्यक्ष दिल्ली एआईएमएम के, उनका भी अभिनंदन है। और अनामिका जैन अंबर का हम अभिनंदन करते हैं, जानी मानी कवि हैं और साथ ही साथ सोशल थिंकर भी हैं। आपका भी स्वागत है, आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं सब मेहमानों का। वंदे मातरम से शुरुआत करते हैं, लेकिन आज हमने इसको 4 भागों में बांटा है। पहला भाग है कि बढ़ती आबादी हमारे देश के लिए बड़ा चैलेंज है, बड़ी चिंता की बात है। मैं 40-40 सेकंड में, 50-50 सेकंड में आप सबसे इस पर अपने व्यूज रखने को बोलता हूं। ऐसा क्यों लगता है सुधांशु त्रिवेदी, जब बीजेपी कहती है कि हम आबादी का जिक्र करना चाहते हैं, बढ़ती हुई आबादी देश के लिए चिंता की बात है, लेकिन आप एक कम्युनिटी को टारगेट कर देते हैं। ये दुखद बात है कि जनसंख्या नियंत्रण जैसा विषय भी यदि किसी को सांप्रदायिक लगने लगे तो मेरे विचार से इससे अधिक दुखद बात नहीं हो सकती। यदि कोई यह कहे कि जनसंख्या बढ़ाना मेरा अधिकार है और जनसंख्या पर नियंत्रण करने पे किसको समस्या है बताइए? पारसियों को समस्या है क्या? जैनों को समस्या है क्या? सिखों को समस्या है क्या? क्रिश्चियंस को समस्या है क्या? एक दिखाइए, किसको समस्या है? किसी माइनॉरिटी को समस्या नहीं है। पे सवाल केवल माइनॉरिटी में जो प्रचंड मेजॉरिटी है उसी को समस्या है। जी, आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपके गुजरात के नेता ने बोला हमारे साथ तो इतना बुरा हुआ, हम पॉलिटिक्स में इस कदर नीचे आ गए, लेकिन फिर भी हमने उनका साथ नहीं छोड़ा, अब आपको हमारा साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यानी आपने यहां पर अल्पसंख्यकों की बात करी। उन्होंने बोला कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने तो यहां तक कह दिया था कि मुस्लिम्स हैव फर्स्ट राइट ओवर एवरीथिंग। क्या आपको लगता है कि महत्वपूर्ण है आबादी की बात करना? और क्या कांग्रेस पार्टी के की चर्चा में यह विषय है जनसंख्या? और देखिए अमीश देवगन, आज ना हिंदू की बात करनी है ना मुसलमान की बात करनी है। आज ना हिंदू की बात करनी है ना मुसलमान की बात करनी है। ये आज़ादी का महोत्सव है सुधांशु जी, आज हिंदुस्तान की बात करनी है। बहुत बढ़िया। और जनसंख्या हिंदुस्तान की दिक्कत है। अमीश देवगन, जहाँ तक जनसंख्या यानी पॉपुलेशन कंट्रोल का सवाल है, तो ये चिंतन सबसे पहले बढ़ती हुई आबादी को देख करके इंदिरा गांधी जी के दिमाग में आया। संजय गांधी ने सपना देखा, हो सकता है कि उनके उस सपने को जब पूरा करने के लिए उस योजना को क्रियान्वयन किया जा रहा था तो उसमें कुछ चूक हुई। लेकिन जनसंख्या जो बढ़ रही है, इसको धर्म के चश्मे से ना देखते हुए मैं आपके चैनल से और आप जैसे बड़े पत्रकार के समक्ष तमाम देश की जनता को साक्षी रखते हुए कहना चाहता हूं कि सुधांशु त्रिवेदी जी, बीजेपी और बीजेपी की सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए, हम लोग उसका समर्थन करेंगे। बहुत अच्छी बात है। आप साथ हैं? आपको लगता है आजादी के इस अमृत काल में जनसंख्या की बात होनी चाहिए? यकीनन बात जनसंख्या की क्या, बात हर मुद्दे की होनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं अपने देशवासियों को इस 75वें यौम आज़ादी की दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और एक शेर के साथ मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि वतन की पासबानी जानो ईमा से भी अफजल है। वतन की पासबानी जानो ईमा से भी अफजल है। मैं अपने मुल्क की खातिर कफन अपने साथ रखता हूँ। तो ये है हमारी देशभक्ति और इस देश के तय जो हमारी जिम्मेदारी है, उसमें एक जिम्मेदारी में जनसंख्या आती है। जनसंख्या को धार्मिक चश्मे से देखने का गुनाह भारतीय जनता पार्टी करती है। जब उससे संसद में पूछा जाता है, उसी पार्टी के एक प्राइवेट मेंबर बिल लाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उस पर स्वास्थ्य मंत्री जवाब देते हैं कि हमें अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाने की जरूरत नहीं है। वही एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार देती है कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम जनसंख्या नियंत्रण कानून लाएं। लेकिन उसी सरकार का नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे ये कहता है कि जिस राज्य में जितनी गरीबी है या जितनी मृत्यु दर ज्यादा है, वहां पे उतनी ही प्रजनन दर ज्यादा है। जैसे बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं सबसे कम है, इसलिए बिहार की प्रजनन दर सबसे ज्यादा है। और चौंकाने वाला वो तथ्य ये भी बताता है कि जहां जहां मुस्लिम ज्यादा आबादी है, चाहे कश्मीर हो, केरल हो, अंडमान निकोबार हो, सॉरी लक्षद्वीप हो,
वहां की जो नेशनल प्रजनन दर, उनकी जो प्रजनन दर है वो 1.4 है, या और ज्यादा आबादी वाले चाहे बंगाल हो, आसाम हो, उनकी भी प्रजनन दर नेशनल एवरेज प्रजनन दर से कम है। तो सवाल यहाँ हिंदू मुस्लिम का नहीं है, यहाँ सवाल है कि जहां पे शिक्षा है, जहां गरीबी है, जहां स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, वहां की जनसंख्या ज्यादा है। सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर उसे जनसंख्या नियंत्रण करनी है तो उसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, मैंने 50 सेकंड 60 सेकंड की टाइम लिमिट लगाई थी, आपने 2.5 मिनट ले लिया। अनामिका जी, मैं आपका रुख करता हूं। जनसंख्या हमारी समस्या है, लेकिन आपको तो कुछ सुनाना पड़ेगा। हाँ जी बिल्कुल। उससे पहले बस मैं इतना ही कहूँगी, मैंने अभी आप सबको सुना भी है। होता क्या है, जब भी किसी बीमारी को ठीक करना होता है तो उस रोग के जड़ तक जाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ वहाँ की सारी बातें निकालने से अच्छा हो कि हम उस जड़ तक पहुँचे। और आपने कहा है कि सुनाना ज़रूरी है, तो मैं इसी बात का उत्तर मेरी पंक्तियों से देती हूँ कि छीना झपटी लूट मार की ही आदी हो जाती है। भीड़ अगर ज़्यादा हो तो फिर उन्मादी हो जाती है। और भूख गरीबी बेकारी की जड़ को खोदा तो पाया, हद से ज्यादा आबादी भी बर्बादी हो जाती है। बहुत बढ़िया, हद बहुत से बढ़िया। ज्यादा। लेकिन एक और बात मैं यहाँ कहूंगी, और आपको कहीं इशारे में मेरी इस बात से वो उत्तर मिल जाए जो यहाँ चर्चा चल रही थी, तो आपको लगेगा कि हाँ, अनामिका ने बात को समझा भी और जाना भी है। तब मैं एक बात कहूंगी कि अनुदान हमारे कर से लेकर काम कराएं बंद करो, वोट बैंक के नाम पे पलती सभी प्रथाएं बंद करो, और परिवार नियोजित हो जिनके बस वही पात्र अधिकारी हो, 2 बच्चों से ज्यादा वालों की सुविधाएं बंद करो। ये बात मेरी रखती थी। तो अगर ऐसी सुविधाएं बंद होंगी तो देश में कई लोगों के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। लेकिन मैं आने वाले समय में जी आने वाले, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी मेरे साथ हैं और ऑडियंस भी है। और सुधांशु त्रिवेदी, घुमा फिरा कर आप पर आ जाती है। कलीमुल हाफिज साहब ने बोला कि आप लोग जो है वो धर्म के चश्मे से देख लेते हैं। देखिए, कलीमुल हाफिज साहब ने जो भी बोला, तो मैं तो सिर्फ फैक्ट बोलता हूँ। जब हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो 1947 में भारत में, अब जब उन्होंने कहा तो प्रश्न उठाना ही पड़ेगा, हिंदुओं की आबादी थी 85%। 2011 की जनगणना के अनुसार 79.8 हो गई। मुस्लिम आबादी 9% थी, वो 2011 की जनगणना के अनुसार 15% हो गई। अब प्रजनन दर कम थी तो ये बढ़ कैसे गई, ये लॉजिक समझ में नहीं आता है। इसलिए जो उन्होंने बात कही है वो आंकड़ों के हिसाब से तो सही नहीं उठती है। फिर मैंने दूसरी बात, एक और बात जानते क्या है, एक जहनियत दिमाग में बैठी। उन्होंने कहा कि पढ़ाई लिखाई जहां पे, बिल्कुल सही बात है। अरे बताइए, खाली पढ़ने से सब कुछ हो जाता है क्या? ये अफजल गुरु तो डॉक्टरेट था, याकूब मेनन सीए था, बुरहान वानी तो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर का जानकार था, और ओसामा बिन लादेन अरबपति था। तो पढ़ाई लिखाई और कमाई से नहीं होता, विचार से होता। और ये कहां समस्या आई, मैं ये भी बताना चाहता हूं। देखिए, यह देश से स्वतंत्र होने पर से जनसंख्या को धर्म के चश्मे से देखना जायज है? मैं इसीलिए कह रहा हूं बिल्कुल जायज नहीं है, पर अफसोस बता रहा हूं क्यों हुआ। अरे भाई, जो अभी आपने बोला, आप ही के नेता कहते हैं कि एक तबके की आबादी अनकंट्रोल्ड हो रही है। मैं यही तो कह रहा हूं, एक ही तबके को क्यों प्रॉब्लम हो रही है, किसी माइनॉरिटी को प्रॉब्लम नहीं हुई है। जी। एक लाइन नहीं, मगर एक लाइन, ये जो एक जहनियत बैठ गई ना, जो पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि भाई माइनॉरिटी का फर्स्ट राइट है, मुस्लिम्स का पहला राइट है। जनाब, ये कहने से राइट नहीं मिलता। राइट पहला जानते क्या होता, बताइए? इस देश की 2 सबसे बड़ी एयरलाइंस किसकी? एयर इंडिया और विस्तारा, माइनॉरिटी। इस देश का पहला एटॉमिक साइंटिस्ट कौन? होमी जहांगीर भाभा, माइनॉरिटी। इस देश का पहला फील्ड मार्शल कौन? सैम मानेकशॉ, माइनॉरिटी। इस देश में 71 की लड़ाई में जब जिन्होंने जाके ढाका के ऊपर पैराशूटर्स को लीड किया, जनरल जे जैकब, माइनॉरिटी। ये बताइए, दूसरा इसरो का साइंटिस्ट विक्रम साराभाई, माइनॉरिटी, जैन थे। अरे भाई, माइनॉरिटी कहने से नहीं, आप फर्स्ट आकर खड़े होइए। दुनिया मानती है कि आप सबसे फर्स्ट पॉइंट है। आप इस जहनियत में रह जाइए, तो सही रह जाएंगे। काबिलियत रखिए, एक मिनट, एक लाइन काबिलियत रखिए। देखिए, और एक लाइन सर, भारत के मिसाइल प्रोग्राम का जनक कौन? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। मगर उसको मानने को तैयार नहीं। मैं आपको एक सेकुलर नेता बताइए जो डॉक्टर कलाम आपने विक्रम साराभाई, आपने इस देश के इतने वीर सपूतों का नाम लिया है, उसके लिए जोरदार तालियां। इतने वीर सपूतों का नाम लिया है जिन्होंने मां भारती की सेवा के लिए सर्वोच्च निशावर कर दिया है। आप मुझे बताइए, आप काबिलियत रखिए। बार बार ये कहते हैं, ये क्यों कहते हैं कि हमें पीछे कर दिया? क्या आपको लगता नहीं है कि आप लोग भी डर का माहौल बनाते हैं? आजादी के अमृत काल में आप भी प्रण लीजिए कि आप डर का माहौल नहीं बनाएंगे। आप
पॉपुलेशन जैसी समस्या को भी आप धार्मिक चश्मे से आप खुद देखना चाहते हैं। नहीं, हम तो क्यों? मना कर रहे हैं। जैसे ही कुछ होता है तो आप बोलते हैं देखिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों को अब टारगेट। 10 सेकंड ऐसा दे कुछ दीजिए, है नहीं। अब 10 सेकंड दे दीजिए। कानून बनेगा तो सबके पे नहीं, लागू होगा, क्या इन पे लागू नहीं होगा या इन पे लागू होगा? हम ये ऐलानिया कह रहे हैं कि जनसंख्या का इशू धार्मिक नहीं है, हम धार्मिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं। इसका डायरेक्ट रिलेशन आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका रोजगार और आपकी स्वास्थ्य सेवाओं से है। ठीक है, मैं अगले विषय पर आता हूं जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है और वो विषय हम सबके दिल के करीब भी है, क्योंकि इंटरनल चैलेंजेस भी हमारे देश में हैं और एक्सटर्नल चैलेंजेस भी हैं। अटल जी की बात मुझे पढ़ाई का एक आंकड़ा सुना दें। जी, मैं एक सेकंड आता हूं उसके, अब क्योंकि आगे भी बढ़ना है, हमारे पास 4 विषय हैं कवर करने के लिए। अटल जी ने बोला था कि हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते और चाइना पाकिस्तान हमारे लिए नासूर बनते जा रहे हैं दिन ब दिन। क्या आपको लगता है, जो सवाल कांग्रेस पूछती है, मैं आचार्य जी के सामने इस सवाल को आपके समक्ष रख रहा हूं, आगे 20 पर चर्चा होगी, क्या आपको लगता है कि चाइना और पाकिस्तान हमारे लिए एक चैलेंज है, हमारे पड़ोसी हमारे लिए एक चैलेंज है? देखिए, अटल जी ने बहुत सही बात कही थी कि पड़ोसी नहीं बदल सकते। यह सत्य है, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते, पर पड़ोसी को हैसियत में रख सकते हैं। और आप देखिए, मैं उदाहरण तो देना कैसे चाहता रखा हूं। आपने हैसियत बता में? रहा हूं, पिछले 8 साल, इन 75 सालों में एकमात्र 8 साल है जब हमने पाकिस्तान से कोई औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता नहीं की। नो ऑफिशियल बायलैटरल डायलॉग।